हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 अक्टूबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों की वर्तमान औसत आयु कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 65.2, ऑप्शन बी 69.4, ऑप्शन सी 67.1, ऑप्शन डी 68.6। देखिए, हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में लोगों की औसत आयु 69 से बढ़कर 69.4 वर्ष हो गई है। इस तरह भले ही झारखंड के लोगों की औसत आयु राष्ट्रीय औसत आयु से आंशिक कम हो, लेकिन औसत आयु में वृद्धि राष्ट्रीय औसत आयु से अधिक हुई है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि देश में झारखंड एवं बिहार ऐसे दो राज्य हैं जहां महिलाओं और औसत आयु पुरुषों की औसत आयु में से कम है। बाकी सभी राज्यों के अलावा पूरे देश में महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु से अधिक है। झारखंड में पुरुषों की औसत आयु 69.9 वर्ष है, जबकि महिलाओं की औसत आयु 68.5 वर्ष है। इसी तरह राज्य की महिलाएं पुरुषों की तुलना में एक वर्ष 4 माह कम जीती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर झारखंड और बिहार को छोड़ दे तो महिलाओं की जो औसत आयु हो वो पुरुषों से बाकी सभी राज्यों में अधिक है। सिर्फ झारखंड और बिहार ही ऐसे दो राज्य हैं जहां पे महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु से कम है। बात करें केरल, दिल्ली और केरल की बात करें, दिल्ली प्लस केरल की बात करें तो इन दोनों का जो औसत आयु है 75.3 है और ये देश में दो सर्वाधिक औसत आयु वाले राज्य है। और सबसे जो कम इस बार कम जिस राज्य का औसत आयु रहा है वो है छत्तीसगढ़ 65.2। तो ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा दोनों है और ये है सबसे कम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 69.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गुलदारों के लगातार आक्रामक होते व्यवहार पर नजर रखने के लिए भारत के कौन से हिमालयन क्षेत्र के टाइगर रिजर्व में पहली बार रेडियो कॉलरिंग की गई है? ऑप्शन ए राजाजी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी डम्फा टाइगर रिजर्व। देखिए, गुलदारों के लगातार आक्रामक होते व्यवहार पर नजर रखने की दिशा में वन महकमा गंभीर हुआ है। उत्तराखंड में पहली बार हरिद्वार में आबादी वाले क्षेत्र में आदम के गुलदार को पकड़कर उसकी रेडियो कॉलरिंग की गई। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक JS सुहाग के अनुसार इस तरह के प्रयोग से गुलदारों के व्यवहार में अध्ययन में तो मदद मिलेगी ही, इनकी आबादी के इर्द गिर्द आने पर जन सामान्य को सचेत करने के मद्देनजर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी विकसित हो सकेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व से लगे हरिद्वार क्षेत्र में लंबे समय से आबादी वाले इलाकों में गुलदारों की सक्रियता ने नींद उड़ाई हुई है। हाल ही में गुलदार ने वहां एक बच्चे को मार डाला है। इसके बाद हरिद्वार वन विभाग की ओर से वहां पिंजरा लगा दिया गया। इस तरह देर शाम पिंजरे में एक गुलदार फंस गया। राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक सुहाग बताते हैं कि इसके बाद गुलदार को रेडियो कॉलर लगाने का निर्णय लिया गया ताकि इसके व्यवहार का अध्ययन किया जा सके। रात्रि में भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों के सहयोग से हरिद्वार में DFO नीरज शर्मा की अगुवाई में चिड़ियाघर रेस्क्यू सेंटर व हरिद्वार वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज्ड कर उसे रेडियो कॉलर पहनाया। फिर उस पर नजर रखी गई और उसे करीब सुबह उसे जंगल में छोड़ दिया गया। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के अनुसार यह पहली बार है जब राज्य में वन विभाग ने किसी गुलदार के व्यवहार के अध्ययन के मद्देनजर उस पर रेडियो कॉलर लगाया है। गुलदार पर सैटेलाइट आधारित रेडियो कॉलर लगाया गया है। इससे हर एक घंटे में उसकी लोकेशन मिल रही है। उन्होंने बताया कि जर्मन फंडिंग एजेंसी GIZ की ओर से उपलब्ध कराया गया यह रेडियो कॉलर कई विशेषताओं वाला है। इससे गुलदार की लोकेशन की सटीक जानकारी तो मिल ही रही है। यदि यह लगा कि गुलदार असहज महसूस कर रहा है तो उसे हरिद्वार में ही खोला जा सकता है। बात करें राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के देहरादून से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देहरादून के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से है। 1983 में से पहले इस क्षेत्र में फैले जंगलों में 3 अभयारण्य थे, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला। 1983 में इन तीनों को मिला दिया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया।
830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान अपने यहाँ पाए जाने वाले हाथियों की संख्या के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हिरन, चीते, सांभर और मोर भी पाए जाते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 315 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर एक पेड़ ऐसा भी पाया जाता है जो कि अपने साथ 20 पेड़ जोड़ चुका है। एक के बाद एक पेड़ ऊपर से नीचे की ओर जमीन पे खड़े हो गए हैं और इस तरह ही एक पेड़ का 21 पेड़ हो चुके हैं। बात करें इसके विस्तार के बारे में तो ये हरिद्वार, देहरादून और पुरी 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजाजी टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो साल 2025 में कौन से ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करेगा जिसमें फ्रांस भी हिस्सेदारी करेगा? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष शोध संगठन इसरो साल 2025 में अपना मिशन वीनस लॉन्च करेगा। वीनस का मतलब पता है आपको? वीनस यानी शुक्र ग्रह, ठीक है, वीनस शुक्र ग्रह लॉन्च करेगा जिसमें फ्रांस भी हिस्सेदारी करेगा। यह दावा फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES ने किया है। हालांकि इसरो की तरफ से CNSA के इस दावे को कोई जवाब नहीं दिया गया है। फ्रांसीसी एजेंसी के मुताबिक इसरो ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के बाद फ्रांसीसी साइंटिफिक रिसर्च सेंटर CNRS को इस मिशन की तैयारी के लिए चुना है। इस सेंटर को चुने जाने के कारण यहाँ वायरल उपकरण का मौजूद होना है। यह उपकरण रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रासकोसमस और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट्स एंड स्पेस ऑब्जर्वेशन लेबोरेटरी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। CNES ने कहा है कि वो पहली बार कोई भारतीय खोजी मिशन फ्रांसीसी पेलोड भी अपने साथ लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। इस अभियान में CNES फ्रांसीसी हिस्सेदारी के समन्वय और तैयारी की जिम्मेदारी संभालेगा। इसरो के चेयरमैन और CNES के अध्यक्ष ली गॉन ने उन क्षेत्रों को लेकर चर्चा और समीक्षा की है जिनमें भारत और फ्रांस अंतरिक्ष में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अमेरिका और रूस के अलावा फ्रांस उन तीन देशों में से एक है जिसके साथ भारत ने परमाणु, अंतरिक्ष व रक्षा की रणनीतिक क्षेत्रों में साझेदारी की है। बात करें वीनस यानी शुक्र ग्रह के बारे में तो शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी पर हुआ है। चूंकि शुक्र एक अवर ग्रह है इसलिए पृथ्वी से देखने पर यह कभी सूर्य से दूर नजर नहीं आता है। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही इसकी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है कि जिसके लिए यह प्राचीन संस्कृतियों द्वारा सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया गया है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण कभी कभी उसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, यानी जुड़वा ग्रह। आपको पता होगा शुक्र को उसका पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है। हालांकि अन्य मामलों में यह पृथ्वी से एकदम अलग नजर आता है। शुक्र सल्फ्यूरिक एसिड युक्त अत्यधिक परावर्तक बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढका हुआ है जिसने इसकी सतह को दृश्य प्रकाश में अंतरिक्ष से निहारने से बचा रखा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शुक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कृषि सुधारों के तहत सहकारी क्षेत्र की प्रमुख संस्था नेफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ने देश की पहली किसान मंडी कहां पर स्थापित की है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी पुणे। देखिए, कृषि सुधारों के लिए संसद से पारित कानूनों के अस्तित्व में आते ही कृषि क्षेत्र में निवेश का रास्ता साफ हो गया है। सहकारी क्षेत्र की प्रमुख संस्था नेफेड यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ने एक साल के भीतर देश में 100 से अधिक मंडियां स्थापित करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के पुणे में पहला मंडी खुल भी गई है। किसान उत्पादन संगठनों और सहकारी समितियों के साथ मिलकर नेफेड ने यह बहुप्रतीक्षित बड़ी पहल की है। इन मंडियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास नेफेड की ओर से किया जाएगा जबकि इनका नियमित संचालन एफपीओ का प्रबंधन करेगा। सरकार की मंशा के अनुरूप इन निजी मंडियों में किसानों के हित में सभी सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। इनमें वजन करने के मुताबिक मशीन, उपज की नीलामी स्थल, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, नमी वाली उपज को सुखाने की मशीन, क्लीनिंग व पैकेजिंग की व्यवस्था प्रमुख होगी।
छोटा प्री कूलिंग वाला कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस आदि की भी सुविधा होगी। इन मंडियों में उपलब्ध रहेगी। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाली आधुनिक मशीन भी लगाई जाएगी। इन्हीं मंडियों में स्थित दुकानों के किसान रियायती दरों और पर बीज और खाद खरीद सकेंगे। किसानों को खेती से जुड़ी हर तरह की वैज्ञानिक जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इन मंडियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद भी ली जा सकेगी। पहली नेफेड किसान मंडी पुणे में 30 FPO के साथ मिलकर स्थापित की गई है। दूसरी मंडी जो दूसरी वाली है वो नासिक में स्थापित की जाएगी। नासिक में जल्द ही स्थापित हो जाएगी। नेफेड इसी हफ्ते देश में 700 FPO का वर्चुअल सम्मेलन भी आयोजित कर रहा है, जिसमें अन्य मंडियों की स्थापना के बारे में विचार विमर्श होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार 2019 में देश में विदेशी नागरिकों के खिलाफ कौन से राज्य में सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं घटित हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के अनुसार 2019 में देश में विदेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली में सबसे ज्यादा 3.1% आपराधिक घटनाएं हुई, जबकि महाराष्ट्र का यह जो आंकड़ा है 11.7% और कर्नाटक में यह है 11.2%। फिर सी रहा। आंकड़ों के अनुसार 2019 में हत्या, चोरी और बलात्कार सहित कुल 409 अपराध विदेशी नागरिकों के खिलाफ अंजाम दिए गए। 2018 का बात करें तो 2018 में यह 517 और 2017 में 492 मामले दर्ज हुए थे। 2019 में दिल्ली में आपका 123 मामले दर्ज हुए हैं, महाराष्ट्र में 48 दर्ज हुए हैं और कर्नाटक में 46 मामले दर्ज किए गए हैं, जो देश में विदेशी नागरिकों के खिलाफ हुए अपराधों का 53% है। इस साल दर्ज कुल 409 मामलों में से सबसे अधिक 142 मामले चोरी के हैं, जबकि 41 ठगी और 26 मामले महिलाओं से अश्लील हरकतें करने से संबंधित है। वहीं इस दौरान हत्या के 13, दुष्कर्म के 12 और अपहरण के 5 मामले दर्ज किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इस बार जो है 2019 में 409 मामले दर्ज हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़त लेने के लिए भारतीय नौसेना ने क्वाड देशों के अलावा और कौन से देश के साथ अलग अलग सैन्य अभ्यास किया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी रूस। देखिए, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन से बढ़त लेने के लिए भारतीय नौसेना ने पिछले दिनों रूस और क्वाड देशों के साथ अलग अलग सैन्य अभ्यास किया। भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा से लेकर अमेरिका तक का समुद्री क्षेत्र जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र माना जाता है, वहीं क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक रणनीतिक समूह है। भारत ने उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में 26 से 28 में जापान के साथ, आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले हम लोग बताए गए 26 और 28 सितंबर में जापान के साथ युद्धाभ्यास किया गया। इसी तरह ये जो है ये 23 से 24 सितंबर, ये आप लिख लीजिएगा, 23 और 24 सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य अभ्यास किया गया। इसी प्रकार जो है 4 से 5 सितंबर के बीच में रूस नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने 4 और 5 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में सैन्य अभ्यास किया। इसी तरह आपको पता होगा कि जो 20 जुलाई को है, हाल ही में 20 जुलाई को अमेरिका के साथ नौसेना अभ्यास किया गया और इस सैन्य अभ्यास को पेसेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये क्वाड देशों के साथ तो किया ही गया है, साथ ही साथ रूस के साथ भी ये सैन्य अभ्यास किया गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गूगल इंडिया ने छोटे मझोले कारोबारियों को मदद करने के लिए कौन से नाम से देशव्यापी अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए मेक एक्सपेंड योर बिजनेस, ऑप्शन बी मेक स्मॉल सपोर्ट, ऑप्शन सी मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी मेक योर बिजनेस ग्लोबल।
देखिए, गूगल इंडिया ने छोटे मझोले कारोबारियों को मदद करने के लिए मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से देशव्यापी अभियान लॉन्च किया है। ग्राहकों के विश्वास और सुरक्षा के लिए डिजिटल माध्यमों को अपनाने वाले कारोबारियों की मदद करना है। अभियान के तहत छोटे और मध्यम स्तर के कारोबारियों को गूगल सर्च और मैप में तलाशने के तरीकों को आसान बनाया जाएगा। इस अभियान में टैंक, ऑनलाइन डिलीवरी, फूड डिलीवरी समेत विभिन्न तरह की कंपनियां और मीडिया के सहयोग के साथ शुरू किया गया है। गूगल इंडिया की कस्टमर सॉल्यूशन डायरेक्टर शालिनी गिरीश का कहना है कि डिजिटलीकरण मौजूदा समय की जरूरत है। तो ये जो है ये मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, ये इस नाम से देशव्यापी अभियान लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद कुवैत का नया अमीर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए शेख सबा अल खालिद अल सबा, ऑप्शन बी शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, ऑप्शन सी शेख अब्दी अल मोहम्मद, ऑप्शन डी शेख नासिर बिन सबा अल अहमद अल सबा। देखिए, कुवैत में शेख नवाफ अल अहमद अल सबा ने नए अमीर का पद संभाला है। शेख नवाफ ने लंबे समय तक रक्षा सेवा में कार्य किया है। उन्होंने अपने सौतेले भाई शेख सबा अल अहमद अल सबा के निधन के बाद छोटे से तेल संपन्न देश के अमीर का पद संभाला है। कुवैत में अमीर जो होता है ना, वो राष्ट्राध्यक्ष और सेना शासनाध्यक्ष होता है। 83 वर्षीय शेख नवाफ से उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो अपने पूर्ववर्ती शेख सबा की तरह ही कूटनीतिक रास्ता पकड़कर शासन चलाएंगे। फरवरी 2006 में क्राउन प्रिंस का पद संभाल रहे शेख नवाफ की कभी भी किसी राजनीतिक फैसले में अहम भूमिका नहीं रही। वो शांति से काम करने में विश्वास रखते हैं। फिलहाल उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की अर्थव्यवस्था की बिगड़ती सेहत को सुधारने की है। अब इंतजार हो रहा है कि नए क्राउन प्रिंस की ताजपोशी का। माना जा रहा है कि पड़ोसी अरब मुल्कों की तरह कुवैत में भी क्राउन प्रिंस का सत्ता चलाने में अहम भूमिका होगी। मरहूम शेख सबा को कुछ घंटे पहले ही अमेरिका के मिनेसोटा में निधन हुआ है। उनका मेयो क्लिनिक के हाल ही में ऑपरेशन हुआ था और वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। शेख सबा का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए कुवैत लाया जा रहा था। वो बीते 14 साल से कुवैत के अमीर थे। शेख सबा की क्षेत्रीय कूटनीति और शांति में कितनी अहम भूमिका थी, ये इसी बात से स्पष्ट हो जाता है कि उनके निधन पर सऊदी अरब और ईरान ने गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने भी एक दिन का राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 4 अक्टूबर को देश भर में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। देश भर में सभी भवनों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां यह आधा झुका रहेगा। इस दिन कोई भी मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा। शेख अल सबा के निधन में कुवैत में शोक की लहर है। उनके निधन पर कुवैत में 40 दिन का शोक की घोषणा की गई थी और भारत में भी एक दिन के शोक की घोषणा की गई है 4 अक्टूबर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अयोध्यापुरी धाम बनाने के लिए 40 एकड़ भूमि आवंटित की है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी कंबोडिया। देखिए, भगवान राम की जन्मभूमि को लेकर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की विवादित टिप्पणी के बाद अब नेपाल में अयोध्यापुरी धाम के निर्माण के लिए 100 बीघा यानी 40 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। नेपाल के पीएम ओली ने भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर सनसनीखेज बयान दिया है। ओली का दावा है कि भगवान राम का जन्म भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था। ओली ने भारत पर फर्जी अयोध्या बनाने का भी आरोप लगाया था। बकौल ओली, यह भारत का नेपाल के खिलाफ सांस्कृतिक हमला है। ओली की इस बयान ने दोनों देशों में हंगामा मचा दिया था, खासकर ऐसे समय में जब सीमा विवाद और चीन से नेपाल की निकटता को लेकर भारत नेपाल के संबंधों में पहले ही तल्खी पैदा हो चुकी है। ओली की विवादित बयान की उन्हीं के पार्टी के नेताओं के साथ साथ भारत के नेताओं ने भी आलोचना की थी। ओली के दावे के मुताबिक भगवान राम का जन्म चितवन जिले के मांडी नगर पालिका क्षेत्र में हुआ था। खबर यह है कि मांडी नगर पालिका की बैठक में 8 से 9 में अयोध्यापुरी धाम के निर्माण की जमीन आवंटित कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल ने 40 एकड़ भूमि आवंटित की है अयोध्यापुरी धाम बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए विशेष रूप से निर्मित B777 विमान भारत ने कौन से देश से खरीदा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका।
देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को असमान में अब अमेरिका राष्ट्रपति जैसी अभेद सुरक्षा मिलने जा रही है। पीएम और राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में तैयार विशेष विमान B777 को टेक्सास से भारत पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन जैसी अद्भुत क्षमताओं से लैस वीआईपी विमान एयर इंडिया वन आसमान में उड़ता एक अभेद्य किला जैसा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका से 2 विमान खरीदे गए हैं। दोनों विमानों की कीमत 8,458 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दूसरा विमान भारत को बाद में मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि बोइंग से विमान लेने के लिए एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी अगस्त में ही अमेरिका पहुंच गए थे। पहले यह विमान 25 अगस्त को भारत आने वाला था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसका भारत आना स्थगित कर दिया गया था। इससे पहले इनकी आपूर्ति जुलाई महीने में होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इसे टाल दिया गया। दोनों विमान 2018 में कुछ समय के लिए एयर इंडिया के वाणिज्य विमानों के बेड़े में शामिल थे। इसके बाद दोनों विमानों को कस्टमाइज करने के लिए वापस बोइंग को भेज दिया गया था। बात करें, इसमें अधिकारियों ने बताया कि दोनों विमानों को एयर इंडिया के पायलट नहीं बल्कि वायुसेना के पायलट उड़ाएंगे। विमानों को उड़ाने के लिए वायुसेना को पायलटों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि विमानों को रखरखाव एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के जिम्मे होगा। अभी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति विशेष दौरे पर बोइंग 747 का इस्तेमाल करते हैं। राष्ट्रपति की VIP 1, उपराष्ट्रपति को VIP 2 और प्रधानमंत्री को VIP 3 नामित किया गया है। बात करें इस B777 विमान के विशेषताओं के बारे में, तो विमान स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। एक बार ईंधन भरने पर भारत से अमेरिका तक उड़ान भरने में सक्षम है। आधुनिक इंफ्रारेड सिग्नल से चलने वाले मिसाइल को चकमा देने की क्षमता है। यह सुरक्षित संचार प्रणाली से लैस है, जो हैक या टैप किए बिना ऑडियो वीडियो की सुविधा देगा। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमर लगा है, दुश्मन की GPS और ड्रोन सिग्नल ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। तो यह जो अमेरिका से मंगाया गया है, अमेरिका से खरीदा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।